नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एसएस क्लासेस में। मैं आप लोगों को क्रियात्मक अनुसंधान की प्रैक्टिकल फ़ाइल के बारे में बताऊंगी। क्रियात्मक अनुसंधान आप लोगों का एक सब्जेक्ट तो है ही, साथ में उसकी फ़ाइल भी बनानी है और जिसके बारे में हमें जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक है। इस फाइल में हमें क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में थोड़ी सी उसकी परिभाषा के बारे में एवं अन्य चीज़ों के बारे में थोड़ी जानकारी देनी है और उसके पश्चात हम किस प्रकार विद्यालय में किसी भी समस्या को लेकर के किस प्रकार उसका समस्या का चयन करते हैं, उसके पश्चात कैसे उससे उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस फाइल में हमें जानकारी देनी है। सबसे पहले कि क्रियात्मक अनुसंधान की उत्पत्ति के बारे में लिखना है कि क्रियात्मक अनुसंधान की उत्पत्ति कैसे हुई और उस उत्पत्ति कैसे हुई और उसके बारे में और भी जानकारी, परिभाषा भी कई मतलब एक दो विद्वानों के देने भी हैं। तो क्रियात्मक शब्द की उत्पत्ति का श्रेय कोलियर को है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अनुसंधान के संबंध में इस प्रयोग को किया गया था। क्रियात्मक अनुसंधान वैसे भी तो विद्यालय में आने वाली एवं प्रशासनिक कार्यों में आने वाली संबंधित गतिविधियों की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। कोरी के अनुसार कहा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षाकर्मी अपनी शिक्षा संबंधी समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, जिससे वे अपने निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन कर सकें। कोरी के विद्वान के कहने का तात्पर्य यही है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया होती है या एक ऐसा अनुसंधान होता है जो कि हम विद्यालय में जितनी भी समस्याएं आती हैं, जैसे कि चाहे वो शिक्षण से संबंधित हो, चाहे वो अधिगम से संबंधित हो, सारी समस्याओं के बारे में हम कैसे उसका निवारण किया जाए उसके बारे में हम अनुसंधान या शोध करते हैं और उसका निवारण भी स्वयं खोज लेते हैं, और ताकि इसको खोजने के पश्चात कोई भी शिक्षण के कार्य में बाधा न पड़े। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया में अनुसंधान विद्यालय नित्य प्रतिदिन समस्याओं पुस्तकालय का उचित ढंग से प्रयोग न करना, किसी विशेष कक्षा में अनुपस्थित रहना, व्यवहार में सामान्यतः गलतियाँ करना और विशेष कक्षा में अनुपस्थित रहना और कुशलता का अभाव और व्याकरण के पाठों में उचित अरुचि होना और अंतिम घंटों में भाग जाना, शिक्षकों से समय की पाबंदी का इस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान विभिन्न प्रकार की समस्याओं का हल खोजता है। उसके पश्चात बताया गया है हमारी प्रैक्टिकल फाइल में हमें ये बताना है कि समस्या का चयन कैसे करना है, मतलब उसे पहचानना कैसे है, क्योंकि तो पहचानने के लिए विद्यालय में कोई भी समस्या है उसके बारे में हमें एक समस्या को चुन लेना है, जो भी परेशानियां हमें हो रही हैं वही हमारी समस्या होती है, उसको चुनना है और उसके निवारण के लिए हमें ये अनुसंधान करना है। दूसरा टॉपिक है हमारा समस्या का परिभाषीकरण। समस्या का परिभाषीकरण का मतलब ये है कि विद्यालय के पुस्तकालय एवं वाचनालय में जैसे कि यहाँ टॉपिक लिया गया है कि विद्यालय के पुस्तकालय एवं वाचनालय का छात्रों द्वारा संतोषजनक प्रयोग नहीं किया जाता है और उसमें छात्रों का ना आना, तो यही हमारा समस्या का परिभाषीकरण भी होगा कि 9वीं 10वीं के बच्चे जो हैं वो विद्यालय में नहीं आते हैं और वो पुस्तकालय में नहीं आते हैं और पुस्तकालय का सही प्रयोग नहीं करते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा कि समस्या के कारणों का विश्लेषण हमें करना। हमें अनुसंधान की प्रक्रिया में समस्या के कारण किस कारण से वो समस्या हुई है उसकी पूरी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करती है।
फिर हम समस्या की उपकल्पना का निर्माण करते हैं कि उसका हल कैसे हो सकता है, उसका निवारण कैसे किया जाता है। और हमारा अगला टॉपिक है कि उपकल्पना के परीक्षण हेतु रूपरेखा का निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार ये पूरी क्रियात्मक अनुसंधान की उपकल्पना होती है और उसके आधार पे हम क्रियात्मक अनुसंधान की योजना बनाते हैं। और योजना में सबसे पहले हम फर्स्ट वो होता है हमारा कि योजना का शीर्षक क्या है, उसके बाद विद्यालय का नाम, कक्षा, उसके पश्चात अनुसंधानकर्ता का नाम, और फिर उसके बाद योग्यता कौन सा है, योजना की पृष्ठभूमि क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लिखते हैं। उसके पश्चात हमें ये बताना है कि योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये होता है कि हमें विद्यार्थियों में पुस्तकालय के द्वारा विद्यार्थियों के जीवन में उसका क्या महत्व है, और उसके पश्चात विद्यालयों में विद्यार्थियों के देर से आने का कारण पूछना है, और अनुपस्थित होने का कारण पूछना है, उसके कारणों की जांच करना है, और जांच के पश्चात उसका निवारण करना है। इस प्रकार हमें ये भी समझना होगा कि इस प्रक्रिया का हमारे विद्यालय के लिए क्या महत्व है। तो यदि विद्यालय में विद्यार्थी नहीं आएंगे तो ये तो समस्या रहेगी ही कि वो ना तो ढंग से शिक्षण की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे और ना ही उनका पठन पाठन का कार्य सही ढंग से होगा, जिससे वो कमज़ोर होते जाएंगे। इस प्रकार इस समस्या का निवारण करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। समस्या का क्षेत्र तो ये है, समस्या के क्षेत्र में हमें लिखना है कि कक्षा 7 के कुल विद्यार्थियों की संख्या जितनी भी है वे नहीं आते हैं और अनुपस्थित रहते हैं। समस्या का विशिष्ट रूप थोड़ा सा हमें बढ़ा चढ़ा करके रूप का वर्णन करना है। उसके बाद समस्या के लिए कौन कौन से साक्ष्य होते हैं इसके बारे में बताना है, और साक्ष्यों के आधार भी बताना है। जैसे कि अध्यापक द्वारा छात्रों की उपस्थिति पर ध्यान न देना, और छात्रों को गृह कार्य करने के कारण देर से आना, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रजिस्टर में जांच द्वारा किया जाना, और छात्रों के पास समय न होना, विद्यार्थियों को परिवार के सहयोग का अभाव होना। परिवार के सहयोग का अभाव होना, ये साक्ष्यों का आधार भी हम लिखते हैं। अब समस्या के कारणों का हम विश्लेषण करेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा कि समस्या के कारणों का विश्लेषण कैसे करते हैं, कि विद्यार्थियों की कक्षा का महत्व को बताते हुए हम कक्षा की प्रगति की ओर अग्रसर करेंगे। देर से आने के कारणों के बारे में पता लगा करके उसकी जानकारी, उसकी समस्या का हल करेंगे। ऊपर लिखे गए कारणों और अन्य कारणों को भी जांच करके विश्लेषण करेंगे, और समस्या का विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अनुसार निवारण करेंगे। और क्रियात्मक उपकल्पना का हमें निर्माण करना है। शायद बालक एवं बालिकाओं को सुबह उठने के लिए इसमें समस्या आती है, जिससे कि वो स्कूल नहीं आ पाते हैं। फिर बालक बालिकाओं को प्रार्थना करने से डर लगता है, इसलिए नहीं आते हैं। शायद बालक बालिका इसलिए भी नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें कुछ आवश्यक कार्य है। क्रियात्मक उपकल्पना का एक कार्यान्वयन है। पहला तो विद्यार्थियों को जल्दी उठने के लिए कहना 5 दिन तक, और इसका श्रेय माता पिता, अभिभावक एवं शिक्षक का है। विद्यार्थियों को रात के में जल्दी सोने के लिए कहना 5 दिनों तक हमें ये कार्यक्रम पूरा करना पड़ेगा। शिक्षक, माता और अभिभावकों द्वारा ध्यान को देते रहना, ये भी 5 दिन हमें अभिभावकों द्वारा करवाना है। और विद्यार्थियों को प्रार्थना सिखाना 2 सप्ताह तक हमें शिक्षकों द्वारा प्रार्थना सिखाना चाहिए। विद्यार्थियों को
से प्रार्थना करवाना, 1 सप्ताह तक विद्यार्थियों से प्रार्थना करवाना। उसके पश्चात हम लास्ट में हम उसका पूरे क्रियात्मक अनुसंधान का मूल्यांकन लिखेंगे कि किस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान कार्य को पूर्ण किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के द्वारा किए गए कार्य को ER द्वारा सुधार करके उसमें परिवर्तन किया जा सकता है और सामान्य केंद्रित किया जा सकता है। इस प्रकार अभिभावक, शिक्षक और स्वयं मार्गदर्शन करते रहने से बालक गंदी आदतों में नहीं फंसते हैं और सारे बच्चों को देर से ना आने की आदत में भी सुधार होता है। इस परिकल्पना का वास्तविक उद्देश्य सही था कि क्रियात्मक अनुसंधान के विद्यालय में सफल अध्यापक को एक अनुसंधानकर्ता द्वारा भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार समस्या का हल दूसरा व्यक्ति भी कर सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के कार्य लगभग से लाभान्वित शिक्षण की प्रक्रिया पूरी होती है। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो आपके काम में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन के बटन को दबाना ना